दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम 40 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों सामान्य अध्ययन का यह प्रैक्टिस सेट जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के साथ साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता, यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि के सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए सॉल्व करते हैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट संख्या 26। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है वो देखिए इतिहास से संबंधित है। आपको बताना है कि मानव समाधानों में कुत्ते दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। ऑप्शन है गुफ कराल, बुर्ज होम, मारतंड या मेहरगढ़। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, बुर्ज होम। दोस्तों उत्तर भारत के नवपाषाणिक संस्कृति के अंतर्गत कश्मीर प्रांत के पुरास्थलों में बुर्ज होम और गुफ कराल विशेष महत्व के हैं और बुर्ज होम नामक जो पुरास्थल है वहाँ से मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया जो वेद है वो है यजुर्वेद। दोस्तों यजुर्वेद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, ये गद्य और पद्य दोनों में है। इसकी दो शाखाएं हैं, कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में ब्राह्मण ग्रंथों का आख्यान है और यही गद्य और पद्य दोनों में है। और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसको जो कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नगरों में से किसे कुवत्तुल इस्लाम का नाम दिया गया है। ऑप्शन देख लीजिए, देवल, देवगिरी, दिल्ली या मदुरा। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, देवगिरी। दोस्तों सुल्तान मुबारक खिलजी ने देवगिरी जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है इसका नाम बदलकर कुवत्तुल इस्लाम रखा था। अगला प्रश्न है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो आप जानते हैं सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में बंबई में ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मण विरोधी आंदोलन के रूप में किया था। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी और गुलामगिरी पुस्तक जो है ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो उत्तर है सर विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने दोस्तों 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी और इस संस्था के माध्यम से उन्होंने भारत की प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और साहित्य को उजागर करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला प्रश्न है चंपारण के सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो सही उत्तर है महात्मा गांधी ने। दोस्तों चंपारण सत्याग्रह जिसको चंपारण नील सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, ये 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया आंदोलन था। और दोस्तों बिहार के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ में गांधी जी से भेंट की और उन्हें चंपारण आने का न्योता दिया था और चंपारण में नील बागान मालिकों द्वारा तिनकठिया व्यवस्था के जो है कृषकों को अपनी ज़मीन के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य किया गया था, जिसके कारण किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। और गांधी जी द्वारा शुरू किया गया ये आंदोलन या सत्याग्रह सफल रहा था और इस सत्याग्रह की सफलता के बाद ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को पहली बार महात्मा की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7 है। दोस्तों गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल है। तो उत्तर है दोस्तों 2 घंटे का। और आप जानते हैं कि भारत में जो गुजरात है पश्चिमी राज्य है, 68 डिग्री 7 मिनट जो है ये पूर्वी देशांतर, और अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी छोर 97 डिग्री 25 मिनट, ये लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। और आप जानते हैं 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है और 30 × 4 = 2 घंटा यानी 120 मिनट यानी 2 घंटा भारत में पूर्वी और पश्चिमी छोर में अंतर है। अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात या वाटरफॉल नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है कपिलधारा,
भालकुंड, दुग्धधारा या भेड़ाघाट। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, भालकुंड जलप्रपात। दोस्तों ये नर्मदा नदी पर नहीं है, जबकि कपिलधारा, दुग्धधारा और भेड़ाघाट जलप्रपात नर्मदा नदी पर हैं। नर्मदा को प्राचीन काल में रेवा नदी भी कहा जाता था दोस्तों। और भालकुंड जलप्रपात कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में दोस्तों। जो भालकुंड जलप्रपात है ये मध्य प्रदेश में बेतवा की सहायक नदी बीना नदी पर स्थित है, नर्मदा पर नहीं। अगला प्रश्न है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर है दोस्तों, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी जो है ये चंद्रमा पर स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। और आप जानते हैं कि चंद्रमा का वह स्थान जहां मानव ने सर्वप्रथम पैर रखा था उसे सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहा जाता है। 16 जुलाई 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने सी ऑफ ट्रांक्विलिटी यानी शांति के समुद्र वाले जगह पर जो है उतरे थे। अगला प्रश्न है, आपको बताना है ड्राकिन्सबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? तो सही उत्तर है ड्राकिन्सबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका में स्थित है दोस्तों। और इसका निर्माण काल जो है पूरा जीवकल्प के अंतिम चरण में हुआ था। उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन, दक्षिण अमेरिका का पेटागोनिया की पहाड़ियाँ और जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, ये पर्वत हर्सिनियन पर्वत के उदाहरण हैं। इसी प्रकार ड्राकिन्सबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजव्यवस्था से है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? ऑप्शन देखिए, संप्रभु है, धर्मनिरपेक्ष है, संघीय नहीं है, प्रजातांत्रिक है। तो सही उत्तर है संघीय शब्द जो है ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। भारत में जो संघीय शब्द है ये कहीं नहीं है, बल्कि भारत को यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज्यों का संघ कहा गया है। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध, नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर है दोस्तों, कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट का महत्वपूर्ण कार्य जो है ये कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना है। और सबसे पहले 1942 में बेवरेज रिपोर्ट में ब्रिटेन में कल्याणकारी राज्य के स्वरूप को स्पष्ट किया गया था। इसमें गरीबी, बीमारी, निरक्षरता, नशाखोरी और अभाव जैसी कुरीतियों से निपटने के लिए राज्य की सक्रिय भूमिका को आवश्यक माना गया था। और इसका सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो कमजोर वर्गों का कल्याण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किसका? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास या ये सभी? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। दोस्तों भारत में पंचायती राज शक्तियों के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। ये लोगों की हिस्सेदारी यानी लोगों के सहभागिता, जन जागरूकता और सामुदायिक विकास इन सभी का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है वर्तमान में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना गोरवाला कमेटी की अनुशंसा पर 1 जुलाई 1955 को हुई थी। अगला प्रश्न है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का समापन किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना ये 2002 से 2007 तक चली थी। तो सही उत्तर है 2007 में 10वीं पंचवर्षीय योजना का समापन हुआ था। अगला प्रश्न है, मिड डे मील स्कीम यानी मध्याह्न भोजन योजना ये किसके द्वारा इसका प्रबंध और वित्तीय व्यवस्था की जाती है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है मध्याह्न भोजन योजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका कि नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, इसके अधीन जो है ये प्रबंध और इसको वित्तीय सहायता दी जाती है। दोस्तों मिड डे मील या MDM योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को की गई थी और इसमें बालकों को शिक्षा के साथ पोषण आधारित जो है भोजन देने की भी व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है जनगणना से संबंधित है। भारत में जनगणना में 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक रही है किस दशक में? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 1961 से 1971। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। देखिए 1961 से 1971 के दशक में भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि हुई थी।
अगला प्रश्न आपको बताना है, दो प्रकाश तरंगे परस्पर संबद्ध कहलाती हैं यदि उनके। तो दोस्तों दो प्रकाश तरंगे परस्पर संबद्ध या द टू लाइट वेव्स आर कॉल्ड इंटर रिलेटेड, यदि उनके कालांतर या इंटरवल समान हो तो दो प्रकाश तरंगे संबद्ध कहलाती हैं, क्योंकि प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं और प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपनों को प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में किसी एक ही दिशा में सीमित कर देने की घटना को प्रकाश का पोलराइजेशन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश जाता है। तो आपको बताना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है। तो उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है, क्योंकि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के कारण अपवर्तित किरण जो है अभिलंब से दूर हट जाती है, और जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं विरल माध्यम में अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती जाती है। तो कुल मिलाकर यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई आपतित किरण दोनों माध्यमों में सीमा पृष्ठ पर इस प्रकार गिरे कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए तो इस दिशा में अपवर्तित किरण पुनः सघन माध्यम में लौट आती है, और इसी को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। हीरा अपने अंदर के फलकों पर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है। हीरे से प्रकाश जब कांच पर पड़ता है तो यही घटना पुनः घटित होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, LPG यानी द्रवीभूत या तरल पेट्रोलियम गैस किसका मिश्रण होता है? तो दोस्तों LPG, जिसको रसोई गैस भी कहा जाता है, ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न सामान्य विज्ञान से ही है दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा कोशिकांग आनुवांशिकी अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्लाज्मिड। दोस्तों प्लाज्मिड जो है जीवाणु कोशिकाओं में स्वतंत्र रूप से प्रतिरूप बनाने में सक्षम होते हैं, और ये जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और इनका उपयोग फसलों और जीवों के किस्म बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, एक गिलास पानी पीने में कितनी कैलोरी मिलती है? तो कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है आपको एक गिलास पानी पीने में? तो दोस्तों चाहे आप एक गिलास पानी पीजिए, चाहे 4 गिलास या एक बोतल, उसमें 0 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जल पीने से मानव को कोई ऊर्जा नहीं बल्कि 0 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। देखिए, ये अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि 7 कड़िम 3 बटे कड़िम 10 प्लस कड़िम 3 माइनस 3 कड़ी में 2 बटे कड़िम 15 प्लस 3 कड़िम 2 इज इक्वल टू a प्लस बी कड़िम 30 है, तो कड़ी में 8b माइनस a का मान क्या होगा आपको बताना है। तो दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा कठिन है, लेकिन इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी आपका 5 हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सुरेश और महेश की वर्तमान आयु का अनुपात 7 और 5 है। यदि 6 वर्ष बाद उनकी आयु 4 और 3 के अनुपात में होगी तो महेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों कह रहा है कि सुरेश और महेश की आयु का अनुपात 7 और 5 है, तो सुरेश की वर्तमान आयु 7x हो जाएगा, और महेश की वर्तमान आयु यानी सुरेश का यश का 7x हो जाएगा, और महेश का आपका हो जाएगा 5x। दूसरा जो है कि 6 साल बाद यानी 7x में 6 जोड़ दीजिए बटे 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 4/3। जब इसको हल करेंगे तो x का मान दोस्तों आपका 6 आ जाएगा। तो महेश की आयु वर्तमान आयु 5x है, यानी महेश की आयु 30 वर्ष हो जाएगी। 5 गुणे 6, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों ब्याज से संबंधित है। यहाँ पर देखिए, यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य इसके बिक्री मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पे बिक्री मूल्य को अगर जो आप 100 रुपये मान लें, बिक्री मूल्य 100 रुपये है तो लागत मूल्य 100 का 80% बराबर 80 रुपये हो जाएगा। तो कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य इसकी बिक्री मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो लागत मूल्य आपका 80 आ गया,
और लाभ क्या होता है, बिक्री मूल्य माइनस लागत मूल्य। तो लाभ 100 में से 80 घटा देंगे 20 आ जाएगा, और 20 जो है ये 20 गुणे 100/80, तो ये टोटल 25% आ जाएगा दोस्तों, 25%। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 10,000 पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज दर कितना होगा। तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो यहाँ पर आप मूलधन यानी 10,000 गुणे 6% है, तो 10,000 गुणे 6 गुणे 2/100। 100 से 10,000 का 2 अंक कट जाएगा, तो 100 गुणे 6 गुणे 2 1200 रुपये आ जाएगा दोस्तों। सही उत्तर 1200 रुपये हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 के अनुसार किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वैश्विक भूखमरी सूचकांक, इसमें जो है भारत की स्थिति 2020 में 94 यानी 94वां स्थान है, जबकि शीर्ष स्थान पर बेलारूस स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल शक्ति मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य हर घर जल घर तक पहुंचाने वाला प्रथम राज्य है। तो सही उत्तर है दोस्तों गोवा। गोवा जो है भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य 2024 तक हर घर तक जल योजना को लागू करने में सफलता प्राप्त किया है, और हर घर जल पहुंचाने वाला गोवा प्रथम राज्य है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा प्यार का पौधा अभियान की शुरुआत की गई है। तो ये है बिहार सरकार। दोस्तों बिहार सरकार के पर्यावरण और वन विभाग मंत्रालय द्वारा प्यार का पौधा अभियान शुरुआत की गई है, और ये अभियान जल जीवन हरियाली मिशन के तहत शुरू किया गया है, और इसका उद्देश्य आप जानते हैं पर्यावरण और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। यहाँ पर देखिए राज्य और उनके द्वारा हाल में शुरू किए गए कार्यों या पहल का वर्णन करना है। गुजरात में सी प्लेन सेवा शुरू की गई है। कर्नाटक में एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है पहली, और उत्तर प्रदेश में देखिए नवीन रोजगार छतरी योजना, और इसके अलावा दिल्ली में रोजगार बाजार पोर्टल योजना शुरू की गई है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा, क्योंकि सीधे सीधे सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है, और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। बिरहा, दोस्तों बिरहा जो है भोजपुरी में गाया जाता है, कजरी अवधी में, मल्हार जो है ब्रजभाषा में, और रसिया जो है कौरवी में गाया जाता है। तो इस प्रकार से सभी विकल्प एक दूसरे से सीधे सीधे संबंधित हैं। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में नलकूप जो है सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है, क्योंकि कुल सिंचित क्षेत्र का 70.8% नलकूपों से, 17% नहरों से, 11.5% तालाब और कुओं से, और शेष अन्य साधनों द्वारा सिंचाई की जाती है। अगला प्रश्न देखिए रीजनिंग से संबंधित है। यदि अध्यापन सीखने से संबंधित है तो उपचार किससे संबंधित है। जिस प्रकार अध्यापन का संबंध सीखने से है, उसी प्रकार उपचार का संबंध दोस्तों रोग निदान से होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक श्रृंखला में 50 गलत लिखा गया है, और श्रृंखला में 50 के स्थान पर कौन सी संख्या लिखी जानी चाहिए थी आपको बताना है। तो ये श्रृंखला है 5, 16 और 50, 158, 481। तो श्रृंखला को पहले व्यवस्थित करते हैं। 5 गुणे 3 + 1 16 हो जाएगा। 5 गुणे 3 यानी 15 + 1 16, 16 तियाँ 48, 16 गुणे 3 + 3 देखिए 16 तियाँ 48, 3 51। 5 गुणे देखिए 5 गुणे 3 + 1 हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 गुणे 3 + 1 16 गुणे 3 + 3 ये हो जाएगा 16 तियाँ 48, 3 51। और अब जब 51 के बाद 51 गुणे 3 + 5 जब आप करेंगे तो 158 आ जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ 50 की जगह पे दोस्तों 50 नहीं बल्कि यहाँ पर 51 होना चाहिए। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, एक रीजनिंग का प्रश्न है। श्री और श्रीमती शर्मा के 2 बच्चे हैं, आशा और रमेश। रमेश का विवाह श्री और श्रीमती महाजन की पुत्री राधा से हुआ। श्री और श्रीमती महाजन के पुत्र सुरेश का विवाह रीता से हुआ। सुनील और राज सुनील और रीता की संतान हैं तथा उमा और सुधा रमेश और राधा की पुत्रियां हैं। सुधा का आशा से क्या संबंध है? तो इस प्रश्न को दोस्तों लगाने के लिए आप केवल आरेख से सही समझ सकते हैं। जब आप आरेख पर इन प्रश्नों को फिट करेंगे तो सुधा जो आएगी वो आशा की भतीजी हो जाएगी। सुधा जो है आशा की भतीजी हो जाएगी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आप इसको पहले आरेख पर सेट करेंगे। श्री और श्रीमती शर्मा, उनके बच्चों को आशा और रमेश हैं। उसके बाद जब आप ऐसे क्रम से अलग अलग चार्ट बनाएंगे इस तरह से, तो इसमें जो है सुधा आशा से क्या संबंध है, तो सुधा जो है वो आशा की भतीजी आ जाएगी। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है। देखिए, रीजनिंग में या ब्लड रिलेशन में ये सबसे आसान प्रश्नों में है। एक लड़की या किसी लड़की का परिचय कराते हुए विपिन ने कहा कि उसकी माँ मेरी सास की एकमात्र लड़की है। विपिन उस लड़की से कैसे संबंधित है? तो कह रहा है विपिन ने एक लड़की की ओर कहा कि उसकी माँ, तो मतलब किसी लड़की की माँ जो है विपिन की सास की एकमात्र पुत्री हो जाएगी। तो वो जो महिला हो जाएगी दोस्तों, वो विपिन की पत्नी हो जाएगी। और ये लड़की का परिचय कराते हुए जो विपिन कह रहा है वो उसकी लड़की हो जाएगी। तो विपिन उस लड़की से कैसे संबंधित है? विपिन उस लड़की का पिता हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखते हैं, भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है ये कहाँ पर? तो असम में स्थापित किया गया है। और इस पार्क से लोगों को हवाई, सड़क, रेल और जलमार्ग के लिए कनेक्टिविटी मिलेगी और इसका विकास भारतमाला परियोजना के तहत किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, करंट अफेयर से संबंधित है। अटल टनल की लंबाई 9.02 किलोमीटर है, सही है। इस टनल की घोषणा अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, ये भी सही है। और ये मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। इसमें से आपको बताना है कि कौन से सही हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को अटल टनल का उद्घाटन किया था। ये 9.2 किलोमीटर लंबी है और ये जो सुरंग है मनाली को पूरे वर्ष लाहौल स्पीति से जोड़ती है और इसकी घोषणा अटल बिहारी वाजपेयी ने जून 2000 में की थी और दुनिया की ये सबसे लंबी राजमार्ग टनल है। तो तीनों कथन इसमें सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित छोटी ट्रेन का उद्घाटन 2 नवंबर 2020 को किसने किया था? तो उत्तर है दोस्तों, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 2 नवंबर 2020 को भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन का उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि लुहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? उत्तर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर लुहरी जल विद्युत परियोजना जो है, इस पर 210 मेगावाट की ये परियोजना है जो कि बनाई जा रही है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें आपने राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन, जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए या सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड है, 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया, जो आपके आगामी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए ये बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।